कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, इस वक्त हम तकरीबन 100 ऐसी एपिसोड्स कर चुके हैं जो कि हिंदुस्तान की तहजीब, यहाँ की हेरिटेज, यहाँ की सॉफ्ट पावर जो है हमारे म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, फाइन आर्ट्स में, लिटरेचर में, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज में वर्ल्ड हार्मनी का हम पैगाम देते हैं। ये एक ऐसी खूबसूरत श्रेणी है, श्रृंखला है जो इस प्रोग्राम को हम चलाते हुए आ रहे हैं, जिससे हमारी मुश्तरका तहजीब का एक पैगाम जाता है और लिविंग सेलिब्रिटीज इसमें आकर हमारी ज़ीनत बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस भी देते हैं और ये सारा डेटा हमारा कलेक्ट होता है आगे की पोस्टेरिटी के लिए, आगे की आने वाली नस्लों के लिए, जो तमाम लोग हमारी इस म्यूजिकल हेरिटेज इस पे ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मुकम्मल, बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्तों, जितने भी दुनिया से इस वक्त नाजरीन जुड़ गए हैं हमारे साथ, मैं आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज की इस विशेष एक श्रृंखला में एक बहुत ही अजीम शख्सियत है हमारे साथ, दुनिया के माने जाने माने ध्रुपद गायक, एकेडमिशियन, रिसर्चर, परफॉर्मर, पंडित ऋत्विक सान्याल साहब। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बोलते आने के तमाम दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आप इस वक्त बनारस में बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा बनारस? कैसा है? वो तो एक इतनी ओल्डेस्ट कल्चरल सिटी मानी जाती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं कई बार आया हूँ, आपसे भी मिला हूँ। जी। तो आज का मौसम कैसा है डॉक्टर साहब? बस बरसात कम है लेकिन ठीक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है सर्दियों की आमद आने वाली है एक आध महीने के बाद। जी। हाँ, अभी नवरात्र भी शुरू है तो उस मिजाज में है, उसी मिजाज में है। क्या बात है, बहुत अच्छा। पंडित जी के बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं। 12 अप्रैल सन 1953 को कटिहार में जन्मे पंडित जी ऋत्विक सान्याल एक अद्वितीय ध्रुपद गायक, गुरु, प्रोफेसर, रचनाकार एवं लेखक हैं और पिछले 40 वर्षों से देश के लगभग सभी भागों में और तकरीबन 50 ऐसे देश हैं जिनमें जाके आपने ध्रुपद के पुनर्जागरण यानी रेजोरेक्शन और एवं प्रचार प्रसार में विशद एवं विशिष्ट योगदान दिया है। आपके कई ऐसे शागिर्द हैं, शिष्य हैं जो कि पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। पंडित जी का जो जन्म हुआ, वैसे तो वो खुद ही अभी बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा कि संगीत की यात्रा आपकी गायिका व लेखिका आपकी माताजी श्रीमती रानू सान्याल के सानिध्य में प्राप्त हुई और उसके बाद जो है सिंस ध्रुपद जो कि सारे गायन वादन की एक जननी है, उसपे वीणा वादक जो कि उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब और गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर के सानिध्य में मुंबई में ध्रुपद गायकी की विधिवत शिक्षा आपने प्राप्त की है। और एक लाजवाब और मैं बात बताना चाहता हूँ, इतना रिच एक फैमिली है एकेडमिकली भी और आर्ट कल्चर से भी रिलेटेड, कि आपके वालिद जो हैं वो IIT मुंबई में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के एक प्रोफेसर रहे। तो ये तमाम चीजों का जो एक सरमाया है ये आपके साथ घूमता रहा
और तभी आप निकलकर इतने बड़े एक विद्वान ऋत्विक सान्याल पंडित जी हमारे साथ इस वक्त विद्यमान हैं। आपको जो है संगीत नाटक अकेडमी सेंट्रल और यूपी दोनों संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश रत्न 2016, ध्रुपद सम्मान जयपुर 2007, ध्रुपद के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए ध्रुपद मेला वाराणसी द्वारा स्वाति तिरुनल सम्मान 1995 इत्यादि इत्यादि, क्योंकि लंबी लिस्ट हो जाएगी, पंडित जी से भी गुफ्तगू करनी है। अलावा इसके आप आईसीसीआर के पैनल पे हैं, आकाशवाणी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के आप सम्मानित आप सदस्य हैं। आखिरी बात यह है कि पंडित जी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक शोध पत्र लिखे हैं, जिनमें 3 के प्रमुख नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलोसफी ऑफ म्यूजिक फ्रॉम मुंबई, ध्रुपद एंड ट्रेडिशन एंड परफॉर्मेंस इन इंडियन म्यूजिक लंदन, तथा ध्रुपद पंचाशिका बनारस या वाराणसी प्रकाशित है। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत फॉर्मली नमस्कार करता हूं एक बारी फिर से। और पंडित जी, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि आपकी ह्यूमिलिटी, जिसको मैं बोलते हैं की तरफ से सैल्यूट देता हूं, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे ही कॉन्टैक्ट करा, आपसे समय मांगा, आपने लिबरल होके कि ये एक खास काम है कि हमारे संगीत का प्रचार जो है पूरी दुनिया में फैले, तो ऑनलाइन के माध्यम से बोलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ से आपने स्वीकार करा और इतना शानदार तरीके से ग्रेसफुली आपने सारी चीजें मान ली और आज हमारे साथ विद्यमान है। बहुत बहुत थैंक यू सर। पंडित जी, ये बताइए कि मैंने जितनी बातें कही हैं तो बहुत छोटी सी हैं, क्योंकि आपका तो सिर्फ गायन नहीं, आपका चेलो है, वीणा है, आपकी बंसरी है, बंशी है, कई चीजों में आपकी महारत है। ये तमाम चीजें जो शुरुआती तालीम आपकी जो मिली होगी संगीत की, उसका परिवेश के बारे में बताइए, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है बचपन की जो सीख है आपको मिली, ताकि उससे हमारा फायदा हो। प्लीज सर। सैमसन डेविड साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार, आपने ये मुझे मौका दिया। और मेरी जो ये लंबी यात्रा है, इसको चंद शब्दों में कहना बड़ा ही मुश्किल है, और मैं आज भी समझता हूं कि मैं एक छोटा सा सेवक हूं और निरंतर संगीत की सेवा अनवरत ये जारी रहे आप सबके लिए, इस दुनिया के लिए। और हमारे उस्ताद, हमारे गुरुजनों ने जो सीख हमें दी, उसके अनुरूप हम कार्य कर सके। बस आप लोगों की ये दुआ जो है ये बनी रहे। मेरी यात्रा, मेरे दोनों पेरेंट्स, पिता माता से मुझे सबसे पहले उन्होंने रास्ता दिखाया। संगीत सुर लय का जो इंट्रोडक्शन है वो मुझे मेरी माँ से प्राप्त हुआ शुरू में। जी। और बचपन मेरा जो है 5 साल अफ्रीका में बीता, 3 साल इथियोपिया और 2 साल नाइजीरिया। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मैं कहूँगा जो प्राथमिक शिक्षा है, वो बचपन में मुझे अपने घर पे ही प्राप्त हुआ। That was my school, home was my school। बहुत बढ़िया। तो इस सुंदर वातावरण में मुझे जो पनपने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और एक मुक्त विहंगम जो एक यात्रा है, एक सुखद यात्रा है, और कभी कोई बाधित न होना अपने कार्य से। तो पिता माता ने हमेशा उसी तरह मुझे वो संस्कार मुझे दिया, लिखने पढ़ने के साथ साथ संगीत की जो शिक्षा मुझे माँ से प्राप्त हुई। अफ्रीका के प्रवास के बाद, उस सुंदर प्रवास के बाद, क्योंकि उसमें जिस तरह से हमने I could feel the life completely। क्या बात है। Feel this the joy of the universe, the joy of this world, not only my culture but also वर्ल्ड कल्चर, outside India। क्या बात। outside India, हाँ, multicultural जो एक एक्सपोजर मुझे प्राप्त हुआ। वेरी उसके वंडरफुल। पश्चात
जी जी जी। उसके पश्चात मैं बम्बई जो है मैं आया, और मेरे पिताजी क्योंकि बॉम्बे IIT के प्रोफेसर बने। और आपको बताऊं कि ये इस सुखद यात्रा का कैसे शुरुआत हुई। हम जहां रहते थे बम्बई में, ठीक उसके कुछ कदम दूर ही मेरे उस्ताद जी का घर था। तो एक दिन हम लोग टहलने निकले, तो वीणा ध्रुपद की आवाज आई। वो नाद का जो है सुखद हमें जो है एहसास हुआ, और मेरी माँ ने तुरंत कहा कि चलो देखते हैं कौन है, कहां से इतना सुंदर संगीत प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग गए और फिर उस्ताद जी से हम लोग का साक्षात्कार हुआ। आई थिंक इट वाज सो ब्यूटीफुल, दिस जर्नी दैट स्टार्टेड विद उस्ताद जी। और वो तुरंत राजी हो गए हमें सिखाने, माँ को भी उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो दिस इज हाउ द ध्रुपद जर्नी स्टार्टेड। और करीब 15 साल का निरंतर जो है एक रिगरस ट्रेनिंग, तालीम हमें प्राप्त हुआ, और बहुत प्रेम से उन्होंने मुझे सिखाया। हर एक चीज जो रागदारी है, जो सुर लय की जो बारीकियां है, वो सब हमें धीरे धीरे। और ध्रुपद जो एक कंप्लीट सिस्टम है। मैं आज भी कहता हूं कि जब हम क्लासिकी की बात करते हैं, हमारे जो मार्ग संगीत है उसकी बात करते हैं, तो ध्रुपद हमारा जो है वो आधार है, वो सब कुछ है। वो साधन भी है, वो साध्य भी है। और साधन साध्य की ये जो लंबी यात्रा है, वो इस निरंतर साधना से ही हम प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा। और आज भी यही मेरी यात्रा जारी है। और इस सुखद तालीम के बाद फिर उस्ताद जी के आदेश पर उन्होंने कहा कि बेटा आपको जाना है बनारस, और संगीत की जो गूढ़ शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन में आपको जाना है। इट वाज हिज desire that I go to Banaras and carry out my further studies. तो फिर बनारस आए, और बनारस में भी मुझे सौभाग्य से, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जो गुरु भाग्य है वो इतना अच्छा है। दोनों उस्ताद के पश्चात पहले तो पिता माता, जो शिक्षा उनसे हमें प्राप्त हुआ, जो संस्कार, फिर दोनों गुरुजनों का प्राप्त हुआ। और बनारस आके मुझे प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, जो कि दुनिया के जाने माने म्यूजिकोलॉजिस्ट है और संगीत के बहुत बड़ी आचार्य थी वो, उनसे मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जो हमारे जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो शास्त्र पक्ष है, जो संगीत का जो शास्त्र है, उसका जो गहरा अध्ययन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आई डिड माय PhD अंडर हर सुपरविजन, and then I joined Banaras Hindu University in 1981, and until 2018 I served the Banaras Hindu University. लेकिन साथ साथ मेरी जो ध्रुपद की यात्रा है, जो गुरुजी का आदेश था कि इसका प्रचार प्रसार करना है, तो मैंने प्रयास किया कि भारत के अलावा भी दुनिया के कोने कोने उसको पहुंचाऊं। और मैंने निरंतर जो प्रयास किया, यूरोप के करीब करीब सभी कंट्रीज, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो निरंतर ये जो ध्रुपद क्या है, तो एक तरह से आपको बताओ कि सन 1975 में सबसे पहले बनारस में ही ध्रुपद महोत्सव, ध्रुपद मेला की शुरुआत हुई। अच्छा। एंड इन फैक्ट द ध्रुपद रिवाइवल स्टार्टेड फ्रॉम देयर, क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट कि लोग ध्रुपद को भूल रहे थे। हाँ, तो ध्रुपद को फिर से जागृत करना कि ये हमारी जो थाती है, ये हमारी जो मुख्य धारा है संगीत की। बाद में जो ख्याल, ठुमरी इत्यादि जो है बाद में आया, लेकिन उससे पहले ध्रुपद ही जो है हमारा जो प्रबंध गान और जो हमारे वैदिक संगीत की जो अवधारणा है, वो सब हमें ध्रुपद में ही प्राप्त होता है। वो कंप्लीट सिस्टम हमें जो है, एक संपूर्ण पद्धति हमें आज भी प्राप्त होता है। तो उसका एहसास मुझे बनारस में आके हुआ, और गुरु के आशीर्वाद से आई कुड रीडिस्कवर that what has been our tradition, such a rich tradition, that the Dagar
the Dagar tradition has been carrying for all these years. So I realized that, and it was a very big responsibility for me to propagate this tradition. So this is how my journey started, and I have been working untiringly to carry on this tradition. जी जी तो आज भी जो है मैं प्रयास करता हूं कि जितना मुझसे हो सके इस जो ध्रुपद की बारीकियां है, और हमारे शास्त्रीय संगीत का एक तरह से पर्याय जो है वो ध्रुपद है। और मैं हमेशा कहता हूं सैमसन जी, देखिए एक बहुत मजेदार जो है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ध्रुपद के धरातल में ख्याल खड़ा हुआ। अच्छा हाँ, ध्रुपल के ठुमरी ठुमकने लगी, गजल ने गोता लगाया, और भजन भक्ति रस से सबका भवभंजन किया। बात है। तो ये ध्रुपद की महिमा है, यानी बेसिस ध्रुपद में सब कुछ है। आधार जो है वो ध्रुपद हुआ, और फिर जी फिर ठुमरी और में आ गया, फिर वो गीत जी नगमे। तो मैं हमेशा कहता हूँ ध्रुपद जो है ये स्प्रिंग बोर्ड है। हाँ, it is the father. And it is from Dhrupad that all the other traditions, ख्याल है, ठुमरी है, उन्हीं के कुछ अंशों को लेकर जो है ये आगे पनपने का जो रास्ता बना। वाह वाह वाह, क्या सुंदर परिभाषा और एक्सप्लेनेशन आपने तफसील में दी। जी पंडित जी ये बताइएगा कि इसमें भी घराने हैं अलग अलग शायद। जी जी थोड़ा सा बताइएगा और थोड़ा परफॉर्म भी करके बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या कैसे घराने और कैसे वो अलग अलग ट्रेडिशंस भी इसमें और शाखाएं निकली। जी जी यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ध्रुपद परंपरा में हम लोग ये जो घराना का कॉन्सेप्ट है इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि घराने से भी कुछ ये एक ठोस जो है ये परंपरा है, और इसको हम लोग 4 वाणियों में समझा है। तो जो गौहार वाणी है, डागुर वाणी है, खंडार वाणी है, नौहार वाणी है, और वाणियों से पहले जो है गीतियां थी। जैसे कि हमारे साहित्य में रीतियां हैं, उसी तरह जो हमारे गायकी में गीतियां हैं। अच्छा। एंड ये जो हमारे संगीत शास्त्र ग्रंथों में भी, संगीत रत्नाकर में भी गीतियों की बात की है। तो हमारे जो ध्रुपद परंपरा है ये गीतियों के आश्रित है। जी जी जी। और बहुत रिच है, और ये 4 वाणी जो है इन गीतियों से ही जो है बन के आया है। जी। तो ये डागर जो परंपरा है, डागर जो घराना है वो डागर वाणी है। ओके। और इसको शुद्ध वाणी कहा गया है। इसमें हर तरह की जो बारीकियां हैं, whether it's in form or in content or in substance, it is a complete musical system. ओके। अच्छा, सवाल है इसमें कुछ उदाहरण या मिसाल पेश करेंगे पंडित जी? जी 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 हाँ, मैं क्योंकि अभी नवरात्र का अवसर है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको राग यमन सुनाना चाहूंगा। इसमें क्योंकि देखिए जब हम भारतीय संगीत की बात करते हैं, ध्रुपद की हम बात करते हैं, तो एज ए म्यूजिकल ट्रेडिशन इट इज आलाप एंड ध्रुपद। तो जब हम सिर्फ ध्रुवपद की बात करते हैं इट्स ए लिरिकल ट्रेडिशन, वो एक काव्य की परंपरा है। और जब ध्रुपद एक संगीत की परंपरा के रूप में आलाप और ध्रुपद मिलकर एक समग्र जो है एक पद्धति के रूप में हम उसको जानते हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको सुनाना चाहूंगा कि इससे आपको जो कड़ी समझ में आ जाएगी कि आलाप जो है वो वही हमारा राग संगीत है। उस राग को जो है हम पुष्पित पल्लवित करते हैं आलाप में। क्या बात है, प्लीज। तो आलाप जो है मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे उस्ताद कहते थे कि आलाप नाद योग है। अच्छा। और जब आलाप के पश्चात हम पद गाते हैं, ध्रुव पद गाते हैं, वो ईश्वर की लीला है, क्योंकि हम उसमें वर्णन कर रहे हैं। जो जीवन का सुख दुख है उसका वर्णन हो रहा है। There is a situation and you are narrating the situation and all the beauty and all the rasa gets infused in the pada. तो मैं बहुत संक्षेप में आपको थोड़ा सा आलाप और एक तानसेन का पद है, क्योंकि नवरात्र है, वो देवी की स्तुति है।
बिल्कुल पंडित जी, प्लीज। रे 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 आलाप की ये जो शब्द है ये सब मंगल सूचक शब्द है। हरे जो तरन रे रे नो रे रे नो रे अब पद देखिए कितना सुंदर है। दया कर दयानी, दया कर दयानी, जो राग रंगत, जो राग रंगत सो गावे, सो गावे। उत्तम बानी, उत्तम बानी, दया कर दयानी, दया कर दयानी। अंतरा देखिए। जी। जम्बो दुर्गा भवानी, राग तान ताल सहित सोयब होए परम ज्ञानी, क्या बात है। होवे परम ज्ञानी। वाह। दया कर दयानी, क्या बात है। दया कर दयानी। संचारी, इसके 4 तुक होते हैं। उक्ति जुक्ति काव्य करण, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दानी, कान सेन प्रभु। आभोग में जो है, जो छाप है तानसेन के पद है। कान सेन प्रभु इतनो मांगत, इतनो मांगत, तुम पे सुख संतति, तुम पे सुख संतति, विद्या दे काश्मीर, काश्मीर की रानी,
दया कर दयानी, दया कर दयानी, दया कर दयानी। ओ बेहद खूबसूरत पंडित जी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। पंडित जी ये बताइएगा कि आप तो देखिए कितने वर्षों से म्यूजिक में हैं, और आपसे एक, जब हमारी कहानी चली रही है इस मुतालिक, एक सवाल जहन में आ रहा है इस वक्त कि ये जो म्यूजिक की जो वैल्यू है या इम्पोर्टेंस, महत्वता जो है हमारी सोसाइटी समाज के लिए, वो, और आप कई वर्षों से यूनिवर्सिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कई कॉलेज में, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आपके लेक्चर्स हुए हैं। आपने विदेश में कई जगह जाके आपने लेक्चर्स दिए हैं और म्यूजिक से रिलेटेड इसकी वैल्यू हमारे समाज को जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपकी जबान से सुनना चाहूंगा कि म्यूजिक की वैल्यू हमारी सोसाइटी में क्या है। देखिए, जब हम संगीत की बात करते हैं, संगीत हमेशा मेरे गुरुजी कहते थे, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। अच्छा जी। इट इज फॉर साधना, इट इज फॉर वर्शिप, इट इज फॉर उपासना, एंड इट इज ऑल्सो ए वैल्यू सिस्टम। तो जब तक हम ये पहचान हम लोगों को नहीं बताएंगे कि संगीत का प्रयोजन क्या है। संगीत का सबसे पहला प्रयोजन है कि हम हमारी जो पूरी भारतीय संस्कृति है, इसकी जो थाती है और इसका जो मूल्य है, इसकी जो गुणवत्ता है, तो वो वैल्यू सिस्टम हमें समझ में आए। और ये वैल्यू सिस्टम है कि हम, संगीत साधन नहीं है, संगीत साध्य है। हम उस नाद का खोज कर रहे हैं, अच्छा। जो कि ब्रह्मानंद के लिए है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सो वी आर सर्चिंग दैट अनसीन, दैट अनप्रेडिक्टेबल। जब हम सुर लय गाते हैं तो वो मात्र एक अनुशासन नहीं है। एक सुर लय को हमें अच्छा लगा, अच्छा तो लग रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन साथ साथ हमें अनुशासित भी कर रहा है। इट मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मनुष्य हमें बना रहा है। बड़ी बात तो ये जो, जी हाँ जी, ये वैल्यू सिस्टम हमें समझना होगा। वो किसी भी कला के लिए जो है वो उपयोगी है। हम चाहे संगीत की बात करें, हम आर्किटेक्चर की बात करें, हम पेंटिंग्स की बात करें, दृश्य कलाओं की बात करें, और हमारे जितने भी मंच कलाएं हैं, संगीत है, वाद्य संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, इसका प्रयोजन जो है वो अदृष्ट के लिए है। तो इसीलिए हमारा संगीत जो है वो गांधर्व कहा था वेद में, वो उपासना के लिए है। वो कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन सिर्फ एक बहुत छोटा सा एक कैनवस है, और हम संगीत को बहुत ही एक सीमित दायरे में बंध रहे हैं। बट वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड सर्च व्हाट इज बियॉन्ड दैट। वो संगीत का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन है, मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं संगीत का प्रयोजन क्या है, जैसे आपने कहा, मैं कहता हूं कि ये प्रयोजन किसी प्रयोजन खोजने के लिए नहीं है। इट इज पर्पसलेस। ओके। वो अहेतुकी है, वो अहेतुकी आनंद है। वो जो आनंद है वो पर्पसलेस है, आनंद के लिए है। It is joy for the sake of joy. It is the beauty of music for the sake of the beauty of music. It is not for that I have to please the gallery, I have to please the audience. मेरे उस्ताद जी कहते थे कि जब गाते हो बेटा तो उनके लिए गाओ और गुरु के लिए गाओ, तो अपने आप जो है सब लोग जुड़ जाएंगे आपसे। देखिए, यही संगीत की खासियत है। पंडित जी, ये रूह को हमें पकड़नी है, साबित ये रूह है, जो आत्मा है, जी आपके पकड़नी है। आपके जो फादर एक प्रोफेसर रहे फिलॉसफी के, और तो दर्शन जी जो बातें कह रहे हैं कि जिसे तसव्वुफ के साथ आध्यात्म,
और आध्यात्म के रूहानी और जो अनसीन है उसके लिए सिंगिंग, उसके लिए ये आमतौर पे लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं पता है। आजकल का जो गिरता स्तर है म्यूजिक में, उसमें भी एक चेक लगाना है, क्योंकि कितनी हमारी रिच एक बैकग्राउंड रही है। आपने जो अभी आध्यात्म की बात की, तो ये जो है इट इज सर्चिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स नॉट द ऑर्डिनरी, इट्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये तो हमारे देखिए डागर परंपरा में बहुत इस बात को बहुत सरल ढंग से समझा है कि स्वर दो तरह के होते हैं, प्रगट और गुप्त। जो प्रगट स्वर है वो पूर्ण होता है और अर्ध होता है। अर्ध का अर्थ आधा नहीं, अर्ध का अर्थ पूर्ण से छोटा। और जो गुप्त स्वर है दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज आध्यात्मिक। जो गुप्त स्वर है वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है और विश्रांति है। अच्छा, see unfortunately today the world is forgetting silence। देखिए दो स्वर के बीच जो साइलेंस है, जो विश्रांति है, वो हम लोग भूल रहे हैं। We just want speed। दुर्भाग्य से मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि आज संगीत का लक्ष्य जो है वो स्पीड हो गया है, तैयारी हो गई है। You have to only show gimmicks and circus। not वो बारीकियों से आपको कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो ये जो बारीकियां है ये अति सूक्ष्म है, वो विश्रांति में समाहित है। ओहो, अब देखिए इसमें कितने सुकून है। मान लीजिए मैं रे रा 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 सानी सानी दानी नी दा पा मा गा मा दानी सानी दा पा दिन भर करते रहें। जिस तरीके से अभी आपने काफी विस्तार में बताया कि म्यूजिक एजुकेशन हमारी उसकी इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या है, और उसमें विशेष जो आध्यात्म का जो है, तसव्वुफ का जो रंग है, वो आपने काफी बताया। लेकिन अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं और आपके सामने तो हर चीज गुजरी है, क्योंकि पिछले आपने करीबन 50 साल, करीब 50-55 साल ऐसे देखे हैं कि बदलता सारा जो कि नए नए आयाम जो म्यूजिक में, और यहाँ तक कि जो हमारे रिकॉर्डिंग्स के भी जो नए नए आयाम है वो भी मैंने सब हर तरह से हमने उसको पार किया है। पहले कैसा था, आज कैसा है। और आपके कैसे कैसे तजर्बे हुए हैं आपके, और मतलब सारा सीन गुजरता होगा कि भाई एक वो था, और जो आपने शुरुआत में बताया कि बेस आपका ध्रुपद था, और फिर किस कहानी बढ़ी, और जो कहानी विशेष मतलब गाने का अनसीन के लिए वो था, और फिर सुर लय के साथ जो समझौता कर रहे हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। उसकी जो बारीकियां हैं, जो उसमें जो गहराई है, वो उससे समझौता नहीं होनी चाहिए। ये बात है। तो उससे मतलब एक स्तर जो है, स्टैंडर्ड जो है हमारा नीचे गिरता जा रहा है उन चीजों, और पता नहीं दुनिया में आगे क्या होगा। तो बड़ा ही शर्म आती है कभी कभी इस तरीके का हम स्तर देखे। लेकिन मुझे कुछ नई पीढ़ी के बहुत अच्छे लोग भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं जिनको बहुत समझ है, और न सिर्फ समझ, वो सीखना भी चाह रहे हैं, उन बारीकियों को समझना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नई पीढ़ी में अब फिर से जो है वो जागृत हुआ है। अच्छा, आपके एफर्ट्स इसमें कई होंगे वैसे तो, जैसे स्पिक में के है या दूसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, या वो प्रोग्राम करती हैं, कुछ एनजीओज भी करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि देश बहुत बड़ा है और पूरा का पूरा इतना संभव ना हो कि जिस बात को हम कन्वे करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाए। क्योंकि एक तरफ अगर कोई अच्छी तरीके की बात बताने वाले हैं तो बुरी बताने वाले बहुत ज्यादा हैं वो भी, क्योंकि आजकल का फूहड़ म्यूजिक जो हम सुनते हैं, खासकर जो कि बॉलीवुड वगैरह में जो नए गाने आते हैं या रीजनल हमारे उसमें देखते हैं, तो अलग अलग रीजन्स में, वैसे तो दुनिया का पूरा माहौल है, जैसे सिर्फ हिंदुस्तान, ये तो ग्लोबल। अब जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का जमाना फिर से घूम के आ रहा है। तो हमारे पास जैसे आते हैं अच्छे वर्कशॉप्स, जिसमें कि ध्रुपद की बारीकियों को समझने के लिए वो मेरे साथ 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो है
और काफी एडवांस स्टूडेंट्स भी आते हैं और उसको सीखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो क्वालिटी चाहते हैं। दे वांट क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर द गैलरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा पंडित जी, एक और खूबसूरत बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपसे मुतालिक है कि आपने ग्लोबली परफॉर्म करा है और गए हैं 50 से ज्यादा देशों के अंदर करा है। तो जब आप देखते हैं अपनी आंखों से और निहारते हैं और कंपेयर भी करते हैं, यार एक तो हिंदुस्तान में कितनी अच्छी विरासत है, हमारे प्रोपोगेट कर रहे हैं आप, और ध्रुपद का विशेषकर रेजरेक्शन, पुनर्जागरण कर रहे हैं, तो विदेश में जब आप जाते हैं और वहां के लोगों से आप मिलते हैं और जिज्ञासु होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तो उनकी दृष्टि में हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है वो कैसा, वो उसको समझते हैं, और उनकी फीलिंग्स को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। जी, मैं समझता हूँ कि विदेश में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां बहुत लगाव है, और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि ध्रुपद के प्रति क्यों इन लोगों का लगाव है। इसका सबसे पहला कारण है द क्लासिसिज्म, क्योंकि ध्रुपद में की जो क्लासिसिज्म है वो ख्याल के रोमांटिसिज्म या गजल में जो रोमांटिसिज्म है उससे अलग है। तो सुर लय की जो बारीकियां हैं, फिर जो रागदारी है, तो इसमें आप डूब सकते हैं। और वो लोग घंटे इस पे जो है, मैं जब जापान जाता हूँ तो वो कहते हैं आप सिर्फ आलाप गाइए, हम लोग को वी डोंट वांट ताल, हम लोग को द्रुत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप घंटे जो है आलाप गाइए। तो देखिए उन लोग की रुचि क्या है, मतलब वो सुकून चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, वो ईश्वर को बात बता रहे हैं आप। और मैं ये चाहूंगा जितने दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं पंडित जी को, ये बात ये प्रेशियस और बेशकीमती बात है जिसको हम रियलाइज करें कि वो, जैसे अभी आपने बताया था, एकांतवाद के अंदर, थोड़ी खामोशी के अंदर, और पूरा रियलाइज करना कि जो अनसीन है उसको प्लीज करने के लिए, और उसके लिए सिर्फ एक आलाप से ही मतलब करते जा रहे हैं। और जापान या विदेशी लोग जो हैं वो चाहते नहीं कि और चीज करें, सिर्फ आलाप ही कर दीजिए, वो स्वर ही हमारे लिए। हाँ हाँ, और देखिए आलाप के कोई भी टुकड़े को हम गजल में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठुमरी में भी कर सकते हैं, बॉलीवुड संगीत में भी कर सकते हैं। आपको बताऊं, बॉलीवुड के या जो जिंगल्स गाने वाले हम लोग के पास आते हैं अपने कंठ संस्कार के लिए, सुर कैसे लगाए जी। तो क्यों आते हैं कि वो जो एक तरीका है सुर लगाने का, उसकी आवाज की थ्रो कैसे होनी चाहिए, कितने प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, हाउ मच शुड बी द रेस्ट्रेंट, वो जो संतुलन है, वो सब सीखने के लिए आते हैं। तो ये तो कितनी कमाल की बात बता रहे हैं। मतलब तो ये तो हमारी संगीत, ये हमारी संगीत की थाती है, वो इट इज सो रिच, वो उसमें वो रिचनेस है। ये मतलब इतनी विशेष बात आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग आप मतलब सीख जाते हैं सुर को कैसे। तो आपको बताऊं, विदेश में सिर्फ गाना बजाना सुनना ही नहीं, जापान में ध्रुपद सोसाइटी फॉर्म हो चुका है, इटली में मेरे बहुत बड़े ये है, मतलब हमारे पूरे ग्रुप है जो ध्रुपद को सीखना चाहता है, जानना चाहता है। मेरे कुछ सीनियर शिष्य जो है वहां सिखा रहे हैं, उन्होंने अपना जो है विद्यालय बना लिया है। तो ये इतना इंटरेस्ट है, मतलब द नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी फॉर दैट। और पंडित जी ये बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से तो आपका बहुत ही विशेष, तकरीबन मैं समझता हूँ 37 साल तक वहां पर सिखाया है। जी। और हर किस्म से, मतलब फ्रॉम बेसिक टीचिंग से लेके आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेके डीन ऑफ म्यूजिक फैकल्टी या परफॉर्मिंग आर्ट्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक विशेष हमारा योगदान है पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम इंडिया में। जी। एक से एक स्टूडेंट्स निकले हैं, और एक से एक बड़ी से बड़ी, मतलब वहां पर बनारस के अंदर जो कि ओल्डेस्ट हमारा कल्चरल सिटी कहलाता है, बल्कि वो सांस्कृतिक राजधानी भी है हमारे भारत के। देखिए कल्चरल कैपिटल है। क्या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम याद आता है, गुदाई महाराज साहब का आता है, और आपके जो अभी जो जिक्र कर रहा था, 4 पट के गाने वाले, मतलब ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तो ये बनारस की भी खूबी है कि यहाँ 4 पट के गाने वाले भी किसी जमाने में रहे। अच्छा, हाँ, बड़ी
अंतर से निकली हैं। आपके शब्दों में मैं जी जानना जी चाहूंगा, किन लोगों से आप मिले, किन से मुतासिर हुए, और कैसे कैसे ये हेरिटेज को आपने देखा आंखों से, कुछ थोड़ा सा उसकी बयानगी कीजिए प्लीज। कलाकार तो बहुत सारे मिले, और सबसे खूबी यह है कि हर विधा में वो जितने भी मिले वो एकदम उसमें होता है ना, रमने वाले, क्या बात है, रम जाना, क्या बात है। रम जाना उसमें। और मतलब सुबह शाम रात जो है उसी में खोए हुए हैं। तो हाँ, बनारस की ये खासियत है, वो बना हुआ रस जो कहते हैं, हाँ, यहाँ रस बना हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। रस बना हुआ है। तो आपके कलाकारी में भी यही बात है, चाहे तबले का हो, सारंगी हो या ठुमरी हो, बनारस की जो खूबी है। और बनारस घराने की गायकी भी है जो अपनी एक पहचान है इसमें। और फिर ध्रुपद तो खैर मैंने अभी जो कहा, चार पट के गाने वाले, तो सभी विधाओं को समझना आवश्यक है। तो मैंने बनारस में हर तरह से संगीत को पूर्ण रूप से मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वाद्य हो, चाहे वो नृत्य हो, अच्छा। हर तरह से जो है वो संपूर्ण है। और बनारस में शास्त्रार्थ भी होता है, यहाँ पंडित भी ऐसे ऐसे हैं, हाँ, धुरंधर यहाँ के विकट है सब। हाँ, अपने अपनी जो ज्ञान मीमांसा है वो विकट है अपनी अपनी क्षेत्र में, चाहे वो ज्योतिष है, आयुर्वेद है, हमारे दर्शन है, साहित्य है। तो मैंने ये भी एक देखा है, बनारस की अलग जो पहचान है, तो वो अपने आप में संपूर्ण है, समग्र है। जी 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 जी। तो कोई ऐसी, कोई जो बनारस से रिलेटेड कोई ध्रुपद की कोई प्रेजेंटेशन आप सुना सकते हैं, जो कि आपको याद, आप ने बोलते आने के तमाम जी नागरिक। जी, ऐसा है कि मैं अंत में क्योंकि मेरा एक जो प्रयोग हमेशा रहा है कि जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं वो तो है, लेकिन आज जो हमारा जो संगीत है, जो जो थीम्स है, उसको लेकर भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि जो हमारा दर्शन है, जो हमारी जीवन के जो कुछ खूबसूरत जो हमारे पल है, उनको क्यों ना हम ध्रुपद में शामिल करें। तो एक छोटा सा प्रयास, मैं अगर 2-3 मिनट समय हो, और मैं बिल्कुल पूरा समय है पंडित, हाँ, प्लीज। दो, दो पद मैं सुनाऊंगा जी। अब देखिए, जो नाद की महिमा है, अब उसको मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, कंप्लीटली समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। रे र र न ना रे न नो रे ना रे। नाद प्रणव रूप, नाद प्रणव रूप, सकल गुण निधान, सकल गुण निधान, सुंदर अति अपूर्व, सुंदर अति अपूर्व, अनुपमय विनाशी, अनुपमय विनाशी, नाद प्रणव रूप, नाद आनंद धामया, नंद धाम, अनंत अपार, अनंत अपार, सकल सुख करन, सकल सुख करन, सुर नर मुनि वंदन, सुर नर मुनि वंदन, नाद प्रणव रूप, नाद। अब देखिए, ये एक ऐसा प्रयास है कि सब लोग इसका आनंद ले सके। जी सुर लय जो उसका पद है जी। एक देखिए, अभी हम लोग आपदा से गुजरे हैं, कोविड का, एक मेरा एकदम नवीन प्रयास है। मैं
समझता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा कि कैसे इस आपदा काल को भी हम संगीतमय बना सकते हैं। उसी से मैं खत्म कर रहा हूँ। प्लीज। राग भीम में है। अच्छा जी। ना नो रे ना रे ना मानव की दुर्मति, मानव की दुर्मति छिन छिन मलिन करे, छिन छिन मलिन करे मानव की दुर्मति छिन छिन मलिन करे। ऐसो आपद में, ऐसो आपद में मन में धीर धरे, मन में धीर धरे श्रुति ज्ञान नित गावे, श्रुति ज्ञान नित गावे हरि गुण अविरत रे, हरि गुण अविरत रे, हरि गुण अविरत रे, हरि गुण अविरत रे मानव की दुर्मति छिन छिन मलिन करे, मानव की दुर्मति छिन छिन मलिन करे। हरि बेहतरीन बेहतरीन, वाह वाह वाह। पंडित जी, इतनी खुशी हुई कि आप इस प्रोग्राम में आके आपने मुजाहरा अपने फन का करा, आपने शिक्षा दी, हमें समझाया। ध्रुपद का एक विशेष आपने स्थान बताया कि आधार जो है पूरे हमारे संगीत का वो ध्रुपद है, और बाद में तमाम चीजें आई। और उससे भी ज्यादा कि आपने विदेश में किस तरीके से वैल्यू, जैसे जापान का उदाहरण दिया कि वहां सिर्फ आलाप ही आलाप सुनना चाहते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, उसमें ही उनको ऐसा मिल जाता है कि पूरा आध्यात्म या तसव्वुफ का रंग नजर आता है। मेरा आखिरी आपसे सवाल या रिक्वेस्ट आपसे पंडित जी ये है कि आजकल के जितने, हिंदुस्तान एक म्यूजिकल कंट्री है, हर तरीके का हमारा रीजन है, कर्नाटक संगीत है, हिंदुस्तानी जी और रीजनल हर एक किस्म के हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज हमारे खासकर यूथ को जाए जो विशेषकर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं या ऐसी संस्थाओं में जाते हैं जहां पर म्यूजिक सिखाए, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, हिदायत देना चाहेंगे कि वो म्यूजिक में सही तरीके से आगे बढ़े? बस मैं दो ही शब्द कहना चाहूंगा कि जो संगीत को अपनाना चाहते हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा में हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा में हो, संगीत से गहरा जो है प्रेम हो, लगाव हो, और संगीत के जो दोनों पक्ष है, जो सिद्धांत है, शास्त्र है, उसको भी समझना आवश्यक है, और प्रयोग है, और शास्त्र प्रयोग में जो एक आपसी जो संबंध है उसको समझे। और अगर हमें ज्ञान मार्ग पे जाना है तो उसके जितने भी हम ज्ञान हो सकता है बढ़ाते रहे, और जिनको प्रयोग में जाना है वो साधना मार्ग से चले, और आज आजीवन उसमें उसकी तपस्या जो है वो जारी रहे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। मैं आज भी यमन गाता हूँ, लगता है कि ये शुरुआत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हमारा भारतीय संगीत इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि एक जन्म पर्याप्त नहीं है। तो इसको उसी तरह से निरंतर वो जिज्ञासा बनी रहे। यू हैव टू बी अ स्टूडेंट एवरी मोमेंट। आई ऑलवेज से, जब हम सिखाते हैं तब सीखते भी हैं। जी। तो हम सिखाते भी रहे, सीखते भी रहे, और निरंतर सीखते रहे,
और उसको साधना से हम सीखते रहे, जानते रहे और एक अच्छा मनुष्य बने और पूरे दुनिया को ये बताएं कि संगीत क्या है, संगीत किस लिए है, संगीत क्यों है और संगीत उनके लिए है, उस आत्म साक्षात्कार के लिए है। बस यही मेरी शुभाशंसा है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। जी और बोलते आईने को बहुत बहुत साधुवाद। इतना सुंदर आपका कार्यक्रम, ये इसी तरह जो है आप इसको बनाते रहिए और हम सब आनंद लेते रहे। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और आपने जिस तरीके से आपने सारा बताया अभी, इन टोटलिटी यू हैव डिस्क्राइब्ड द होल म्यूजिकल सिस्टम एंड इसकी मेरिट्स हमारे हिंदुस्तान के जो भारत संगीत की है, तमाम प्रकाश डाला, ग्लोबली आपने सारा कॉन्सेप्ट समझाया। इस तमाम के लिए हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। कि आपके चैनल का जो नाम है बोलते आईने, मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन को जानने के लिए बिंब प्रतिबिंब, ये हमारे शास्त्र में कहा है। तो आपने ये जो बिंब और प्रतिबिंब, हमेशा ये ज्ञान होते रहना चाहिए। हम क्या है, हमारे सामने क्या है। क्या बात है, क्या तो यही बोलते आईने हैं और अभिनव गुप्त आचार्य ने इसी को प्रतिबिंब कहा है, बिंब प्रतिबिंब जो सिद्धांत है। तो आपने इसको सार्थक किया है, बहुत साधुवाद आप। जी देखिए, आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि इस जो एक सबसे बड़ा मूड पॉइंट वो ये है कि फिलॉसफी आपकी विशेष रही है, एक दर्शन, क्योंकि आपके वालिद जो हैं दर्शन के प्रोफेसर रहे हैं फिलॉसफी के, मदर जो है वो लेखिका रही हैं, गायिका भी रही हैं, और आपके गुरु जो जितने जिनसे तालीम मिली, तो वो एक फिलॉसफी या फलसफा जीवन का जो है वो उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि इतने छोटे से टाइम के अंदर आपकी बातों को हमने ग्रैब तो कर लिया है, लेकिन बहुत बड़ा टाइम चाहिए आपकी बातों को समझने, और आप काफी बोल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी करा, हम आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और तमाम बोलते आने के जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से, हम एक बार फिर से हम बहुत बड़ा सैल्यूट और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंडित ऋत्विक सान्याल साहब, जो कि एक विश्वविख्यात ध्रुपद गायक, एकेडमिशियन, रिसर्चर और एक परफॉर्मर है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं बोलते आने की तरफ से। प्रोफेसर साहब, thank you very very much for joining बोलते आने this program. Thank you sir, thank you. बोलते आईने, बोलते आईने।